तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो को आप हल्के में ना लें, क्योंकि मैं जो प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं ये उम्मीद कर सकते हैं कि यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। यानी यदि इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएंगे तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि ये जो 30 प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपको पूछेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं भी ये भी बताते चलूंगा कि किस प्रश्न को कौन से साल में पूछा गया है और कितना बार पूछा गया है। यहां पे पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में मतलब अभी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, किस महादेश के अंदर में आते हैं। महादेश को हम महाद्वीप भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। यानी एक नंबर का सही जवाब है सी। जिस प्रकार भारत एशिया महादेश या महाद्वीप में आता है उसी प्रकार इटली और जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। देखिए दूसरा प्रश्न को देखिए, फ्रांस में कहा, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना मतलब दोबारा स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। यानी फ्रांस में एक शासन वंश था, उसका दोबारा स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, यानी वो है बुर्बो वंश। कौन सा वंश? बुर्बो वंश। आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न 2014 में पूछा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न देखिए, मेजेनी का संबंध किस संगठन से था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, कार्बोनरी। यानी मेजेनी कार्बोनरी का क्या था? सदस्य था, इसलिए मेजेनी का संबंध कार्बोनरी से था। चलते हैं चौथा प्रश्न में, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा देश था? याद रखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण यानी इटली और जर्मनी जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ थे, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ थे, तो उनको जो एक करना था अर्थात उसका जो एकीकरण करना था उसके विरुद्ध में कौन था, उसके खिलाफ में कौन था? कौन चाह रहा था कि जर्मनी और इटली का एकीकरण ना हो? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ऑस्ट्रिया। कौन? ऑस्ट्रिया। चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न में है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट जो उत्तर है वो हो जाएगा सी, यानी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। छठा प्रश्न में है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? पेशे मतलब काम धंधा, क्या काम धंधा करते थे? तो गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, और नाव चलाने वाले को ही नाविक कहते हैं। आप इस प्रश्न को देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए 12 में भी पूछा है, 14 में और यहां तक कि 19 में भी पूछा है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। सातवां प्रश्न को देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2014-16 दोनों में पूछा है। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। क्या है? बी, यानी नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन राज्य का निर्माण किया था। यदि क्वेश्चन आपको पलट दे, इस तरह से पूछ दे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किसका निर्माण किया था, ऑप्शन में राइन राज्य लिखे, तो आपका उत्तर सही होना चाहिए। इसलिए समझते हुए आगे बढ़िए। आठवां प्रश्न को देखिए, जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यापारियों की। अब आगे देखिए 9 नंबर में देखिए, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, बिस्मार्क ने किया था। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हुए 10वां प्रश्न में चलते हैं।
10वां प्रश्न को यहाँ पे ध्यान से देखिए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। क्या फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो यहाँ पे 10 नंबर का सही जवाब है डी, 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन 11 में देखिए, यूरोप वासियों के लिए, किसके लिए? यूरोप वासियों के लिए, यूरोप में जो लोग रहेंगे उसको यूरोप वासी कहेंगे। तो यूरोप वासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यानी वहाँ से प्रेरणा मिलता है। इन देशों के ज्ञान विज्ञान से लोगों को, यूरोप के अन्य देशों को भी क्या मिलता है? प्रेरणा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है उससे। इसका राइट आंसर क्या है? बी है, यानी 11 का सही जवाब बी, यूनान। 12 नंबर के प्रश्न को देखिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? याद रखिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है बी, 1821 ईस्वी में हुई थी। कब? 1821 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो 13 का सही जवाब है डी, इंग्लैंड में हुआ। अब देखिए 14 नंबर, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यानी यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक स्वतंत्र आज़ाद देश घोषित कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 1832 ईस्वी में किया गया था। कब? 1832 में। देखिए 15वां प्रश्न देखिए, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? यानी ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का व्याख्या किसने की थी? तो इस 15 नंबर का सही जवाब है ए, हीगेल ने की थी। कौन? हीगेल ने। अब आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर के प्रश्न को आप देख सकते हैं कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो इसका सही जवाब है बी, 1829 ईस्वी में हुई थी। कब? 1829 ईस्वी में। 18 नंबर देखिए, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो 17 का सही जवाब है ए, तुर्की और रूस के बीच हुई थी। किसके बीच? तुर्की और रूस के बीच। अब आगे बढ़ते हुए 18वां प्रश्न को देखिए, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। देखिए 19 नंबर का प्रश्न देखिए, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? आधिपत्य मतलब पूरा अधिकार था। तो कौन सा वैसा देश था जिसका हंगरी पर पूर्ण मतलब पूरा अधिकार था? तो 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया। किसका? ऑस्ट्रिया का। 20 नंबर में देखिए, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? देखिए यहाँ पे कह रहा कि पोलैंड में विद्रोह हुआ था। विद्रोह मतलब सरकार के खिलाफ कोई काम करोगे तो उसको विद्रोह बोलेंगे। तो पोलैंड में जो विद्रोह हुआ था उसको किसने कुचला था? उसको किसने समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था? तो इस 20 का सही जवाब हो जाएगा ए, रूस। 21 नंबर को ध्यानपूर्वक देखिए, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? यानी फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में, ये कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सेडान में हुआ था, जिसे सेडान के युद्ध भी कहते हैं। आप देख सकते हैं 2015 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर के प्रश्न को देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कौन ऐसा युद्ध था उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? मतलब जर्मनी का एकीकरण मतलब जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ थे, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ थे, तो उसका एकीकरण हो गया था, वो एक होकर के बड़ा देश बन गया था। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा डी, सेडान का युद्ध। 23 नंबर में देखिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यानी ये जो यंग यूरोप था इसका संस्थापक, इसके निर्माण करने वाले कौन थे? तो 23 का, ये जो 23 है इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मेजीनी। 24 नंबर देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? किसका? यूरोप एक महाद्वीप है, महादेश है, उसका मरीज हम किसको बोलेंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, तुर्की।
चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस कब हुआ था? कांग्रेस का मतलब होता है बहुत बड़ा क्या मीटिंग होना, तो बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होना, मीटिंग होना, इसको कांग्रेस बोलेंगे, सभा होना। तो वियना नामक स्थान पर हुआ तो इसका नाम वियना कांग्रेस। तो ये सभा कब हुआ था, ये मीटिंग कब हुआ था? तो 25 का सही जवाब है ए, 1815 ईस्वी में हुआ था। 26 नंबर देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो 26 नंबर का सही जवाब है डी, बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क था। 27 नंबर में देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बिस्मार्क था। आगे बढ़ते हैं, देखिए 28वां प्रश्न को देखिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 28 का सही जवाब है बी, संवैधानिक राजतंत्र। मतलब राजतंत्र तो था, एक संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ था। 29 नंबर के प्रश्न को देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो 29 का सही जवाब है बी, बिस्मार्क। लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? क्या है? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 30 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किसकी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। जो ऑब्जेक्टिव अभी आपको बताए, इसको कृपया करके याद जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।